हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, कल से बेहतर होंगे और दुगने उत्साह से अपनी स्टडी में लगे हुए होंगे। तो आज की अपनी इस क्लास में हम प्रीवियस क्लास की तरह टॉप 10 साइंस के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन लेकर, जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए एक रामबाण साबित होंगे और आपको समझाने में भी आपकी सहायता करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, टीबी किस बैक्टीरिया के कारण होता है। सोल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कोलेरी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होगा। पहली बात, जीवाणु से होने वाली ये बीमारी है, जीवाणु से होने वाली बीमारी है। दूसरा, आप याद रखना, 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। और टीबी के लिए बीसीजी का टीका, बीसीजी का टीका, बीसीजी की फुल फॉर्म पूछ लेता हूं आपसे, बैसिलस कोलमीट ग्यूरेन, इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है। और ये किसको प्रभावित करता है? तो टीबी प्रभावित करता है फेफड़ों को, फेफड़े को। ठीक है। रिवाइज कीजिए, पीछे हमने आपको अस्थमा के बारे में बताया था। तो अस्थमा किसे प्रभावित करता है? अस्थमा जो फेफड़ों से वायु मार्ग आता है उसको प्रभावित करता है, वायु मार्ग पर सूजन आ जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, मान लीजिए जीवाणु से होने वाले रोग हम एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे टीटू की ताई, टीटू की ताई ने डीपी पर, टीटू की ताई ने डीपी पर सिगार पीकर, सिगार पीकर हैजा और प्लेग फैलाया, सिगार पीकर हैजा और प्लेग फैलाया। याद रखने के लिए है। ठीक है, कोई भी इसे अपने दिल पर मत लेना। टीटू की ताई डीपी सिगार, टीटू की ताई ने डीपी पर सिगार पीकर हैजा और प्लेग फैलाया। टी से क्या होता है? टी से होता है टीवी। ठीक है, टी से क्या होता है? टीवी। और टी से क्या होता है? टिटनेस, टिटनेस। ठीक है, कि यहां पर साइलेंट है। टाई से होता है आपका टाइफाइड, टाइफाइड। डी से होता है आपका डिफ्थीरिया, डिफ्थीरिया। पी से आपका होता है निमोनिया, क्योंकि पी साइलेंट रहता है, NEUMONIA। ठीक है, इस तरह से निमोनिया को लिखा जाता है। तो पी से हो गया निमोनिया। सी से हो गया सिफिलिस, सिफिलिस। और इससे हो गया गोनोरिया, गोनोरिया। ठीक है, सिफिलिस और गोनोरिया दोनों गुप्त बीमारी हैं। हैजा और प्लेग तो हैं ही। ठीक है, हैजा और प्लेग से प्लेग ही हो गया। ठीक है, कुछ रह गया क्या? ताई, हाँ, ये देखिए, किसे होता है? काली खांसी, काली खांसी। क्लियर है आपको? टीटू की ताई ने डीपी पर सिगार पीकर हैजा और प्लेग फैलाया। ये जीवाणु से होने वाली बीमारी याद रखने की एक ट्रिक है। इस विटामिन की कमी के कारण शरीर में चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त बहना बंद नहीं होता। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन के। फिलिक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन के का। रक्त का बहना बंद नहीं होता, विटामिन के की कमी के कारण ही नहीं होता है। ठीक है। दूसरा, आप याद रखना, आपके मन में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि विटामिन के तो हमारे शरीर में पाया जाता है, तो जो हमारी नसों के अंदर जो ब्लड बहता है वो क्यों नहीं जम जाता, वो क्यों द्रव अवस्था में ही बहता रहता है? तो इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। तो जो नसों का ब्लड है, नसों का ब्लड
हिपेरिन के कारण नहीं जमता, हिपेरिन के कारण नहीं जमता, हिपेरिन प्रोटीन के कारण नसों का ब्लड नहीं जमता। और जैसे ही हमारे चोट लगती है और हवा के संपर्क में आते हैं, ये हिपेरिन क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, हिपेरिन निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, ये आप याद रखना। दूसरा, इस ब्लड से ही संबंधित एक बीमारी है हीमोफीलिया डिसीज, हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया के बारे में याद रखना। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है और इसको ही क्या कहा जाता है, शाही रोग कहा जाता है। और शाही रोग क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को ये रोग हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को रोग हुआ था, इसलिए इसे शाही रोग कहा जाता है। और इसमें भी क्या होता है, अगर चोट लग जाए तो रक्त बहना बंद नहीं होता है, जिसके कारण बहुत रेयर केस में मौत भी हो सकती है। और ये एक जेनेटिक्स बीमारी है, जेनेटिक्स बीमारी यानी अनुवांशिकी बीमारी है ये आप ध्यान रखना। दूसरा आप याद रखना, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक जल में घुलनशील विटामिन, दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील कौन से होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। और पूछें वसा में तो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, जो ये विटामिन के है ये भी वसा में घुलनशील ही विटामिन है। और अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए हमारे मूत्र में कौन से विटामिन बहकर निकल जाते हैं, तो विटामिन बी और सी मूत्र में बहकर ही निकल जाते हैं, क्योंकि ये जल में घुलनशील विटामिन है। ये अगर आपसे पूछ ले सब्जियां काटते समय कौन से विटामिन बाहर चले जाते हैं, तो विटामिन बी और सी सब्जियां धोते समय। ठीक है, जब काटकर हम सब्जियों को धोते हैं, इसलिए कहते हैं सब्जियों को काटकर नहीं धोना चाहिए, सब्जी को काटने से पहले धोना चाहिए। ठीक है, एक वस्तु को 78.4 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, भूतल पर पहुंचने में उसके द्वारा लिया गया समय कितना होगा। गुरुत्वीय त्वरण है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड या 8 सेकंड। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। हमें हाइट दे रखी है कितनी, 78.4 मीटर। ठीक है, हाइट 78.4 मीटर है। क्योंकि ऊपर से गिराया जा रहा है तो प्रारंभिक वेग क्या होता है, शून्य होता है। ये आप याद रखना, जब कोई चीज गिराई जाती है आसमान से या ऊपर से के कहीं से भी, तो जो उसका प्रारंभिक वेग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण क्या दे रखा है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है आपको। अब इसको सोल्व करने के लिए हमें इसमें गति का जो दूसरा समीकरण है जिसे बोलते हैं हम ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, ये गति का दूसरा समीकरण लगाकर ये समय निकाला जा सकता है। ठीक है, तो h कितना दे रखा है, 78.4। ठीक है, u कितना है, 0 है। t से जब गुणा करेंगे तो t भी आपका 0 हो जाएगा, और हाफ गुणा 9.8 गुणा t स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए इसकी गुणा हुई, ये 0 हो गया। ठीक है, टी स्क्वायर कीजिए 78.4, यहां पर ये गुणा में है तो यहां कहां आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। और ये आपका भाग में है तो यहां गुणा में आ जाएगा। इस तरह से ये 8 बार कट जाएगा। और टी स्क्वायर कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है टी। ठीक है, तो टी कितना होगा, टी इजकल टू 4 सेकंड आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, टी बराबर 4 सेकंड कहां दे रखा है, ये रहा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा की बूंद किसके कारण गोल होती हैं, श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, वायुमंडलीय दबाव के कारण, या गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो जो वर्षा की बूंद होती है पृष्ठ तनाव के कारण होती है। पृष्ठ तनाव सरफेस यानी सतह का टेंशन यानी तनाव होना, उसका सिकड़ा हुआ होना या उस पर खिंचाव होना, उसको ही पृष्ठ तनाव कहा जाता है। ठीक है, वर्षा की बूंद गोल होती है। ठीक है, द्रव की ये कंडीशन होती है, वो अपने आप को कम से कम पृष्ठ तनाव चाहता है, इसलिए सबसे कम 0 का गोल अंडे का होता है पृष्ठ तनाव।
इसलिए वर्षा की बूंद गोल होती है। ठीक है, दूसरा आप उदाहरण देखिए। आपने देखा होगा जो नालियों में जल इकट्ठा हो जाता है, नाली तालाबों में जो जल इकट्ठा हो जाता है, वहां पर मच्छर बैठे रहते हैं। ठीक है, मच्छर बैठे रहते हैं। पहले तो आप ये जानिए मच्छर डूबते क्यों नहीं है उस पानी में। ठीक है, तो मच्छर क्यों नहीं डूबते? क्योंकि उस जल के ऊपर पृष्ठ तनाव के कारण लेयर जम जाती है एक, और उस लेयर के ऊपर ही कौन बैठे होते हैं? मच्छर बैठे होते हैं। ये ध्यान रखिए। ठीक, जब हम नाली में केरोसिन डालते हैं तो आपके मन में कंफ्यूजन आ सकता है कि क्या ये मच्छर केरोसिन या मिट्टी के तेल से मरते हैं? जी बिल्कुल नहीं। जब हम केरोसिन इसमें डालते हैं, ठीक है, मिट्टी का तेल इसमें डालते हैं, मिट्टी का तेल डालते हैं तो ये लेयर जो है टूट जाती है और मच्छर डूबकर मर जाते हैं। मच्छर डूबकर मर जाते हैं। क्लियर है आपको? या आपने जो शेविंग ब्रश देखा होगा, शेविंग ब्रश देखा है ना, शेविंग ब्रश, जब हम शेव कराने जाते हैं किसी बार्बर के पास तो उसके पास शेविंग ब्रश होता है। ठीक है, वो क्या करता है, मान लीजिए जब उसने उसे पानी में नहीं भिगोया, उससे पहले क्या होता है, उसके बाल अलग अलग होते हैं, बाल अलग अलग होते हैं, लेकिन पानी में भिगोने के बाद बाल चिपक जाते हैं, बाल चिपक जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? पृष्ठ तनाव के कारण ही ऐसा भी होता है। पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा ही होता है। समझ में आया आपके? ये क्लियर है आपको? ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। और अगर ऐसे भी समझ में ना आए तो जब ठंड होती है तो ठंडों में क्या होता है, जब हम अपनी रजाई में सो रहे होते हैं तो अपने आप को हम सिकोड़ने का काम करते हैं, यानी कि हम गोलमड़िया होकर जो सोते हैं, यानी गोल तरह के सोते हैं, तो उसका पृष्ठ तनाव सबसे कम होता है, इसलिए हमें सबसे कम ठंड उस समय पर लगती है। ये भी आप याद रखना। दूसरा आप याद रखना, जो गर्म सूप होता है वो अत्यधिक स्वादिष्ट क्यों लगता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है? तो इसका भी रीजन पृष्ठ तनाव ही होता है। पृष्ठ तनाव ही इसका भी रीजन होता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव इसका रीजन होता है। क्लियर, याद रखना है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि गर्म सूप जब हम अपनी जीभ पर रखते हैं, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव बहुत कम होता है ना, ये बहुत ज्यादा होता है, उसका पृष्ठ तनाव बहुत ज्यादा होता है, तो इस कारण जब हम अपनी जीभ पर रखते हैं तो वो फैलता है। ठीक है, फैलता तो जीभ के चारों कोनों पर फैल जाता है, जिसके कारण जो गर्म सूप है वो अत्यधिक स्वादिष्ट दिखाई देता है, मतलब अत्यधिक स्वादिष्ट लगता है। ठीक है, लेकिन जब वो ठंडा हो जाता है तो पृष्ठ तनाव के कारण ही, ठंडा हो जाता है तो पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या होता है, वो कम स्वादिष्ट लगता है। इसके पीछे की जो साइंस है वो पृष्ठ तनाव के कारण ही ऐसा होता है। कैल्शियम 40। ठीक है, ये इस तरह से आर्गन 18 परमाणु क्रमांक, 40 परमाणु भार, कैल्शियम 20 आपका परमाणु क्रमांक और 40 परमाणु भार आपका होता है। आप इसे देखिए। ठीक है, तो इनके दोनों के परमाणु क्रमांक अलग अलग है, परमाणु भार समान है, तो ये क्या हो गए? संभारिक हो गए। संभारिक हो गए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको क्या याद रखना है, देखिए, जैसे मैंने आपको कल ही बताया था, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, 33 परमाणु भार है इसका। क्लोरीन का 17, दूसरा का 37 होता है। इसमें दोनों के परमाणु क्रमांक बराबर हैं लेकिन परमाणु भार अलग अलग हैं। तो जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिक कहा जाता है। ऐसे ही होता है समन्यूट्रॉनिक। क्या होते हैं? तो समन्यूट्रॉनिक का मतलब होता है, जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु भार 14। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, 1 या 2% केस में 14 भी परमाणु भार कार्बन का होता है, क्योंकि कार्बन की जो C14 पद्धति है उसके द्वारा ही सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाया गया था। ठीक है, तो
तो हम कैसे निकालेंगे, ये न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, परमाणु भार से माइनस परमाणु क्रमांक करके। तो 14 में से 6 गए तो कितने बचे, इसमें 8 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं आपसे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है, 7 होता है। और बात करें 15 इसका परमाणु भार होता है। तो इस तरह से 15 माइनस 7 न्यूट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए। और इसी तरह से मैं बात करूं आगे आपसे ऑक्सीजन की, तो 8 और इसका परमाणु भार 16 होता है। तो 16 माइनस 8 इजकल टू, इसके भी न्यूट्रॉन कितने आ गए, 8 आ गए। अब आपको ध्यान रखना है ये तीनों क्या है, न्यूट्रॉन समान है, तो इनको क्या कहा जाएगा, सम न्यूट्रॉनिक कहा जाएगा। और सम इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बाहर की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें दान करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। जैसे समझ में ना आया था उदाहरण देखिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, क्योंकि इसका परमाणु विन्यास 281 होता है, एक को ये डोनेट कर देता है प्लस में, तो ये अलग हटा दीजिए। इसमें कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे। ठीक है, ये आपको याद रखना। और उसी तरह से मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है, 2, 8 और 2, और ये 2 डोनेट कर देगा। इस तरह से इसमें भी कितने बचे, तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी बचे। दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, तो इन दोनों को क्या कहा जाएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहलाते हैं, इनका परमाणु भार समान है तो ये समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है या प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, प्रकाश की किरणों को सीधा भेजता है या प्रकाश के रंग को बदल देता है। देखिए, जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो एक ज्योमेट्री बॉक्स आता था। ठीक है, उस ज्योमेट्री बॉक्स में एक लेंस आया करता था और उस लेंस का इस्तेमाल बच्चे किस तरह से करते थे, एक तरफ से सूरज की रोशनी दिखाते थे और नीचे कागज रखते थे। ठीक है, और थोड़ी देर उस कागज को रखने पर क्या होता था, वो कागज जल जाता था। क्यों जल जाता था, क्योंकि जो हमारे जो ज्योमेट्री बॉक्स में जो लेंस था वो क्या होता था, वो उत्तल लेंस ही होता था। वो उत्तल लेंस क्या करता था, सूर्य की सारी किरणों को इकट्ठा करके और कागज पर एक जगह उनको दिखाता था, जिस कारण वहां पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाती थी और वो कागज जलने लगता था या धुआं देने लगता था। ठीक है, इसीलिए इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। देखिए कहां पर है, ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। इसका राइट आंसर यही होने वाला है। ठीक है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की अगर मैं आपसे बात करूं, दूरदृष्टि दोष में, दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का ही इस्तेमाल किया जाता है। और आप इससे कंफ्यूज मत होना, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। क्लियर है आपको, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। ठीक है, और जो हमारे ये फोन आते हैं या डिजिटल कैमरा आता है, फोन या डिजिटल कैमरा, इनका जो लेंस होता है उसमें भी उत्तल लेंस ही लगा होता है, उत्तल लेंस ही लगा होता है। या आपसे पूछ ले, माइक्रोस्कोप में किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रोस्कोप में जिसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, छोटे छोटे जीवाणु विषाणु को आदि इसके अंतर्गत देखा जाता है। माइक्रोस्कोप में भी उत्तल लेंस का इस्तेमाल ही किया जाता है। दूरबीन में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो दूरबीन में भी उत्तल लेंस का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि दूरबीन का जो यूज है वो पिंडों या ग्रहों को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें भी आपका उत्तल लेंस का ही इस्तेमाल किया जाता है। आपके फोन या डिजिटल कैमरों में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें भी आपका उत्तल लेंस का ही इस्तेमाल किया जाता है। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है। मटर का पौधा दूसरे पौधे पर चढ़ने के लिए किसका उपयोग करता है, जड़ों का, तने का, प्रतान का, फूलों का। देखिए, ये प्रतान का इस्तेमाल करता है। ठीक है, प्रतान जिसे टेंड्रिल्स कहा जाता है, और ये पत्तियों का अग्रिम यानी पत्तियों से इसका निर्माण होता है, प्रतान का। ठीक है, पत्तियों से निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। मटर का पौधा, मटर के पौधे से आप याद रखना ग्रेगर जॉन मेंडल,
ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको ही कहा जाता है। इन्होंने जो अपने अनुप्रयोग किए थे वो किस पौधे पर किए थे, तो मटर के पौधे पर ही अनुप्रयोग इनके द्वारा किए गए थे, जिनको ही फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। और जेनेटिक्स होता क्या है, एक पीढ़ी से उसके गुण उसकी दूसरी पीढ़ी में आने को ही जेनेटिक्स कहा जाता है। और किस पर किए थे, मटर के पौधे पर ही किए थे। ठीक है, ये आप याद रखना। एक कोश के जीव का समान अनुवांशिक सामग्री वाली दो बराबर संतति कोशिकाओं में विभाजन क्या कहलाता है, मुकुलन, विखंडन, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। देखिए, तो मैंने ये क्लास में पहले भी रिपीट हुआ था, लेकिन ये दोबारा पूछा गया क्वेश्चन तो कोई नहीं। एक कोश के जीव, इसे विखंडन या बहुखंडन कहा जाता है। जैसे अमीबा होता, अमीबा एक कोश के जीव होता है। ठीक है, तो आप समझिए एक कोश के क्या होते हैं। जैसे हमारा शरीर है विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। जैसे देखने के लिए आंख की अलग कोशिकाएं होती हैं, सुनने के लिए कान की अलग कोशिकाएं होती हैं, खाना खाने के लिए अलग कोशिकाएं होती हैं, सांस लेने के लिए अलग कोशिकाएं होती हैं, फेफड़ों की अलग कोशिकाएं होती हैं, है ना, या हमारा जो पाचन तंत्र होता है उसकी अलग कोशिकाएं होती हैं। इस तरह से बहुत सारी कोशिकाओं का घर ये हमारा शरीर है। लेकिन एक कोशिका का मतलब है जो अमीबा है, इसकी केवल एक ही कोशिका होती है। इसके ही द्वारा वो इससे ही सांस लेगा, इससे ही खाना खाएगा, इससे ही वो जनन वनन जो भी करेगा सब इससे ही करता है। ठीक है, एक कोशिका से ही सारे काम किए जाते हैं, इसलिए इन्हें एक कोशिकीय कहा जाता है। विखंडन है क्या, बहुत सिंपल तरीके से हम समझते हैं। विखंडन का मतलब है अमीबा जैसे ही बड़ा होता है, अमीबा जैसे ही बड़ा होगा, ऐसा मान लीजिए ऐसा हो गया, इसका कोई निश्चित आकार पहली बात नहीं होता, बीच में से टूटेगा, इस तरह से ये अमीबा विभाजित हो जाता है और ये दो नए जीव बन जाते हैं। एक ये दो नए जीव बन जाते हैं और इसको ही विखंडन कहा जाता है। ठीक है, अर्धसूत्र विभाजन मैंने आपको बताया था, एक बच्चे का जन्म अर्धसूत्र विभाजन से ही होता है। ठीक है, 23 माता से गुणसूत्र आते हैं, 23 पिता से अर्धसूत्री विभाजन हो गया। समसूत्री का मतलब है किसी की कॉपी करना। समसूत्री मान लीजिए आप पे चोट लग जाए तो उसकी वैसे ही खाल, मान लीजिए इस तरह से यहाँ चोट लग जाए, छिल जाए, ठीक है, तो ऐसी ही खाल लाने के लिए 46 गुणसूत्रों में से तो गुणसूत्र लाएंगे और ये समसूत्र विभाजन कॉपी मार के वैसे ही उस खाल को वहां पर चिपका देता है, मतलब आ जाती है खाल। ठीक है, खाल आ जाती है। अर्धसूत्री यानी कि अगर पिता से भी 46 गुणसूत्र आ जाए, माता से भी 92 गुणसूत्र हो जाएंगे, पता नहीं कौन सी संरचना बन जाए। तो इस तरह से माता से कितने आते हैं, माता से 23 आते हैं और पिता से भी 23 आते हैं। इस तरह से टोटल 46 गुणसूत्र हो गए। 46 गुणसूत्र में एक बच्चा पैदा होता है। ठीक है, मुकुलन क्या होता है, मान लीजिए किसी गांठ या मस्सा निकला है, वही गांठ या मस्सा आगे बड़ा होकर किसका बन जाए, कोई नया जीव बन जाए, तो उसको ही क्या कहा जाता है, मुकुलन कहा जाता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आती हुई गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे की ओर क्यों खींचता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, संवेग का नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो जो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है, ये तृतीय नियम को भी परिभाषित करता है, यानी संवेग का नियम, दोनों परिभाषित करते हैं संवेग के नियम को। तो इसका राइट आंसर होगा तेज गति से आती हुई गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों में पीछे की ओर क्यों खींचता है, क्योंकि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के कारण खींचता है। उससे क्या होता है, जब पीछे खींचता है तो बल कम हो जाता है और बल कम हो जाने के कारण हाथों में चोट कम लगती है और गेंद पकड़ में अच्छे से आ जाती है। ठीक है, जैसे गाड़ी में शॉकर लगे होते हैं ना, गाड़ी में शॉकर क्यों लगे होते हैं, इसी कारण लगे होते हैं। मान लीजिए कोई झटका आ जाए, कोई गड्ढा आ जाए, तो ऐसे स्थिति में गाड़ी के शॉकर दब जाते हैं और बल को अधिक समय मिल जाता है और गाड़ी में बैठे व्यक्ति को झटका नहीं लग पाता, इसलिए गाड़ी में शॉकर लगे होते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम का ही ये पालन करते हैं। ठीक है, आज की क्लास के अंतिम प्रश्न पर अपने चलते हैं। यदि किसी चालक के तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसका नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा। देखिए, चालक के तार को हम खींच रहे हैं, तार खींचा तो क्या होगा, तार पतला हो जाएगा, पतला हो जाएगा मतलब क्षेत्रफल यानी कि एरिया घट जाएगा।
ठीक है। अगर पूछे एरिया क्या होगा तो एरिया घटेगा, लेकिन अगर तार को खींच रहे हैं और उसकी लंबाई दोगुनी होनी, लेंथ दोगुनी हो रही है, लेंथ दोगुनी हो रही है तो प्रतिरोध भी इसी के समानांतर बढ़ जाता है। प्रतिरोध और किस तरह से बढ़ता है, वो एन स्क्वायर की टर्म में बढ़ता, नहीं लेंथ 2 बढ़ी तो प्रतिरोध 2 का स्क्वायर 4 बढ़ जाएगा। और मान लीजिए लेंथ 3 गुना बढ़ी तो प्रतिरोध की बात करें हम, प्रतिरोध 3 का स्क्वायर 9 बढ़ जाएगा। मान लीजिए 4 बढ़ी तो 4 का स्क्वायर 16 प्रतिरोध आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया आपके। और देखिए प्यारे साथियों, अगर कोई भी आपको दिक्कत हो, किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो, तो आप हमें पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज की अपनी क्लास यहीं रखते हैं हम। धन्यवाद।